मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने अंग्रेजों का पढ़ना रह गया था, ब्रिटिशर्स का पढ़ना रह गया, पर हम एक बार ब्रीफ देख लेते हैं, है ना। हमने जो लास्ट पहले पार्ट में जो देखा था उसको एक बार देखते हैं। देखो हमने ओवरऑल क्या देखा कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया हो गया, ठीक, यहाँ पर मान लो ब्रिटेन हो गया, ठीक। तो हमने लास्ट क्लास में ये समझा कि कैसे यूरोपियंस को ये पता चलता है कि जो ईस्ट एशिया है, जैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उनको जब पता चला कि यार ईस्ट एशिया में, और ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी, खासकर चाइना, चीन, और ये हो गया इंडिया, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र आ जाएगा आपका, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पर आपको मसाले का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो चीन किसके लिए फेमस था, एंशिएंट पीरियड से आपका रेशम के लिए फेमस था। इंडिया किस लिए फेमस था, सूती वस्त्र के लिए फेमस था, साथ ही साथ यहाँ मसाले थे साउथ इंडिया, और ये वाला जो एरिया था पूरी तरह मसालों के लिए फेमस था। जब यूरोपियंस को पता चलता है कि यार यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो वो यहाँ की ओर आएंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते हुए ऐसे इंडिया की खोज के चलते कोलंबस जाएगा, कोलंबस चल जाएगा वेस्ट इंडीज पे, उसको इंडिया समझ बैठे, ठीक है। फिर बाद में इसी तरह ये मान लो फॉर एग्जांपल ये हो गया अफ्रीका, हाँ, इसको हमने अफ्रीका समझ लिया, इसको ऐसे साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका मान लो। तो अफ्रीका में ये यूरोप वाला एरिया हो गया, यूरोप वाला एरिया, यहाँ पर है आपका इंग्लैंड, और यहाँ पर क्या आता है आपका पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ से कैप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से, जो कि गुजरात का था, वो कहां पर आता है, इंडिया के कालीकट में आता है, ठीक है। और किस पर्पस से आते हैं इन लोग, ये इस पर्पस से आते हैं कि इनको पता चलता है यहाँ पर व्यापार करके बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये पूरा एरिया हो गया ग्राउंड वाला, ठीक है, यहाँ पर पूरा वाटर है। तो ये किसके सहायता से आया, पहले लैंड रूट था, ये पूरा फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन लैंड रूट थोड़ा कठिन था, ठीक है। आसान हमें क्या करना देखना था यूरोपियंस को कि समुद्री रास्ते के सहारे आना, क्यों, क्योंकि समुद्री रास्ते के सहारे आना में कोई बैरियर नहीं था। दूसरी बात ये भी कि यहाँ पर क्या होता था कि बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनको ट्रेड को रोकते थे, ठीक है, जाने नहीं देते थे, लूट वगैरह होती थी, ये सब चीजें देखा। फिर हमने देखा कि पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली जब आएंगे तो वो अपनी फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, लेकिन पुर्तगाली के बाद में और यूरोपियंस आ जाएंगे, जैसे पुर्तगीज। आपने बताया, हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि जो यूरोपियंस है वो एक क्रम में आए इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल। उसकी ट्रिक क्या बताई थी हमने, ठीक है। और सबसे लास्ट में यदि हम बात करें कि 1947 के बाद भी कौन गया लास्ट में, पुर्तगाली। इसका ये बात फैक्ट हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं और सबसे लास्ट में गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी तरह जैसे कि पुर्तगाली आएंगे तो जिस समय वास्को डी गामा आएगा, पुर्तगाली जो था कालीकट के बंदरगाह पे आएगा, तो उस समय वहां का रीजनल राजा कौन था, जमोरिन, ठीक है, जो कि मुस्लिम शासक था। और हमने ये भी देखा कि पुर्तगीज जो थे, पुर्तगीज थोड़ा सा धर्म के प्रति टॉलरेंस नहीं रखते थे, ठीक है, असहिष्णु थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो अपने धर्म को ही सर्वोच्च मानते थे, दूसरे धर्म खासकर मुस्लिम धर्म से क्या था, उनका खासा एक नफरत या घृणा थी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें अपनी एक सांप्रदायिकता शो होगी, जिसकी वजह से जमोरिन का राजा और यहाँ पे वास्को डी गामा, इनके बीच किसी तरह का खास संबंध नहीं रहेगा, तो एक दूसरे के बीच कुछ खास बनेगी नहीं। और ये व्यापार के लिए, तो व्यापार के लिए इनको ये यहाँ पर इनको अलाउ करेगा नहीं, तो इनके बीच मतभेद हो जाएगा। उसका एक और कारण ये था कि ये मुस्लिम था जमोरिन, और जमोरिन जो था वो फारस, यहाँ पर पड़ता है फारस, ठीक है, फारस और अरब व्यापारियों के साथ बढ़िया इसके व्यापारिक संबंध थे। तो इसको एक कॉम्पिटिटर के तौर पर ये लगता था कि यार इनसे हमें कम छूट दे रहा है, उनको ज्यादा फेवर कर रहा है, तो सीधी सी बात है मतभेद होना स्वाभाविक था, ठीक। अब हमने उसके बाद ये भी देखा था कि उसके बाद में और भी लोग और यूरोपियंस भी इस रूट से आने की कोशिश किए, ठीक है, जैसे ये रूट पता चलता है। लेकिन उस समय कौन है, इंडिया में मुगल्स राज कर रहे हैं, मुगल बादशाह, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पर आप अकबर का ध्यान रखेंगे, अकबर के बाद जहांगीर आएगा, इसी तरह और भी अन्य आते हैं। तो ये सब देखा हमने, ठीक है। तो सब यूरोपियंस आएंगे, अपनी अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे, खासकर किस जगह पर, कोस्टल एरिया पे, ठीक है। कोस्टल एरिया पे क्यों, क्योंकि यूरोपियंस के पास नेवल पावर थी, नौसेना शक्ति थी, जल सेना थी, ठीक है। लेकिन इंडिया में मुगल्स के पास उस लेवल की हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उस लेवल पर यानी कम से कम नौसेना शक्ति तो कमजोर थी, ठीक है, और बाकी पैदल सेना मजबूत थी। लेकिन यहाँ पर नौसेना शक्तियां थोड़ी मजबूत थी। इस वजह से क्या होता है कि
पूरा यूरोपियन जो होती है खासकर इस एरिया पे, वेस्टर्न रीजन पे और ईस्टर्न रीजन पर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। जो कि ये व्यापारी थे, तो व्यापारी लोग क्या कर रहे थे, इनको व्यापार करने के लिए सिंपल सी बात है कि व्यापार करो और जाओ, लेकिन ये करते थे अपना जहां पर ऑफिस एस्टैब्लिश करते थे, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते थे, तो अपनी आर्मी भी साथ लेके जाते थे, ठीक है। और जब ये अपनी फैक्ट्री या हेडक्वार्टर जहां पर इकट्ठा करेंगे, जहां पर एस्टैब्लिश करेंगे, तो उसके बाद ना बड़े-बड़े किलाबंदी कर लेंगे, है ना, फोर्ट यानी कि किला बना लेना और दुर्ग बना लेना, एक बोलना चाहिए कि सुरक्षा के लिए बना देना, जैसे कि उनका खुद का राज हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ के मुगल किंग और यहाँ के जो रीजनल राजा होंगे उनके बीच एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। लेकिन ये लंबे समय के बाद, अकबर के बाद, जहांगीर के बाद, यहाँ पर औरंगजेब का शासन आता है। औरंगजेब के शासन के बाद हमने ये देखा कि औरंगजेब 1707 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद में जो रीजनल पावर है ये क्या होंगे, मजबूत होने लगेंगे, और इन्हीं मजबूती जब ये आपस में ही लड़ेंगे, ये रीजनल पावर पहले तो मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह करेंगे और आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे इंडिया में ही, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक दूसरे के पड़ोसी लोग क्या हो जाएंगे, एक तरह से दुश्मन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दुश्मनी होगा इसका फायदा कौन उठाएंगे, यूरोपियंस। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कैसे यूरोपियंस ने हमारे इंडिया में एकता ना होने की वजह से कैसे लाभ उठाए, ठीक है। इसमें हर किसी ने अपना अपना फायदा देखने की कोशिश करी। शुरुआत में अंग्रेज और यूरोपियंस लोग व्यापार करने आए थे, लेकिन उनको समझ आया ये तो आसान टारगेट हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। हम जो व्यापार करना सोच रहे हैं, व्यापार से लाभ कमा रहे हैं, उससे ज्यादा हम कर सकते हैं, हम इनको अपना उपनिवेश बना सकते हैं। उपनिवेश का मतलब गुलाम, एक कॉलोनी बना सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और फायदा उठा के हम अपने अपने देश में ले जाएं, ठीक है। तो हमने एक तरह से यहाँ पर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट देखा था, लास्ट क्लास में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद हमने डच के बारे में पढ़ लिया था, ठीक। तो हम आगे का देखते हैं, ठीक है। तो अब अंग्रेजों को देखेंगे, फ्रांसीसियों को भी देखना रह गया हमारा। आप लोग को मैंने स्लाइड दिया, वो आपने रिवाइज कर लिया? और मैंने आपको बोला था कि मैंने जो आपको बुक सेंड करी है, क्या वो आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़े? कितने लोग ने पढ़े, हैंड रेज करें। 1 2 3, ठीक। तो बुक तो आपके पास आ गई थी। देखो यहाँ पर मैं डिक्टेट करूंगा, अब आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप ना एकदम से पढ़ेंगे ना तो बहुत लंबा लगेगा। मैं आपको जिस तरह से टारगेट देते जा रहा हूँ वैसे कंप्लीट करते चलो, ज्यादा कुछ नहीं, 1-1 घंटे में निकालोगे बुक पढ़ने में बहुत सारा चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। अभी एक बार पढ़ लो पीडीएफ फॉर्मेट में, फिर मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, फिर वो बुक्स से आप हार्ड कॉपी में पढ़ लोगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जिनके पास नहीं मिला उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं अंग्रेजों के हिसाब से, ठीक है। पूरा खेल समझने के ऊपर है, ठीक है। हमें याद नहीं करना है, पहले तो हमें समझना होगा, उसके बाद चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, ठीक, अंग्रेज, ठीक है। तो जो अंग्रेज आएंगे, ठीक है, हमने इसका देखा था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने बताया था जॉन कंपनी के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये आके सबसे पहले तो परमिशन लेंगे। परमिशन किससे लेंगे, ये आके मुगल बादशाह के पास परमिशन के लिए जाएंगे। तो हमने देखा था कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो जाएगा और तुर्की भाषा का अच्छा जानकार है। तो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ऐसा कौन सा अंग्रेज दूत जो ब्रिटेन के महाराजा के तरफ से या महारानी के तरफ से अंग्रेज मुगल दरबार में गया था, तो वो कौन था आपका पहला अंग्रेज, कैप्टन हॉकिंस। लेकिन हम बोलेंगे कि मुगल दरबार में सबसे पहला अंग्रेज कौन सा है, क्योंकि ये व्यापार के दृष्टिकोण से आया था, ठीक है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से आएगा आपका अकबर के पास आने वाला था, ठीक है। पर अकबर उस समय मिला नहीं, उस समय क्या मिला, उसका बेटा कौन था, जहांगीर के दरबार में जाएगा आपका क्या, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन आएगा कि ऐसे घूमते फिरते या फिर दरबार में ऐसे टाइम पास टाइप चला गया, या फिर बोलना चाहिए कि पहली बार मुगल दरबार जाने वाला यदि अंग्रेज होगा तो कौन होगा, क्या, रॉल्फ फिच। आवाज नहीं आई तुरंत, रॉल्फ फिच है ना, विलियम हॉकिंस हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा,
रॉल्फ फिच आएगा, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जाएगा व्यापार के दृष्टिकोण से, इसी तरह फिर आगे की प्रोसेस चालू होगी। पर जब पहले वो फर्स्ट है, पहला कारखाना जब स्टैब्लिश करेंगे, और कारखाना का मतलब क्या है, इनका अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं ताकि व्यापार कर सके, और व्यापार करने के साथ साथ कॉम्पिटिटर के तौर पर जो बाकी यूरोपियंस हैं उनसे बचने के लिए या अपने अधिकार को ज्यादा बताने के लिए अपने किला का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। किला यानी फोर्ट, ठीक। तो पूर्व में ये उड़ीसा में जाके बनाए, आपको इंडिया का मैप इमेजिन हो रहा है, उड़ीसा कहां पर है, कितने लोग को इंडिया का मैप नहीं पता बताइए, ठीक है, सभी को पता है, ओके, ठीक है। पूर्व में, पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो ये इंडिया हो गया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आता है उड़ीसा, ठीक है। तो ये होगा उड़ीसा में सबसे पहले, पूर्व में हमने उड़ीसा में किया, ठीक है। पश्चिम में यानी कि सबसे पहले की बात नहीं है, पूर्व दिशा की ओर कहां पर किया है उन्होंने, उड़ीसा में किया है, ठीक है। पश्चिम दिशा यानी कि इधर वेस्ट तरफ की गुजरात वाले एरिया में, सूरत में। तो सूरत में फर्स्ट स्थायी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी 1613 में, और मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ है, उन्होंने यहाँ पर इसकी परमिशन दी थी, ठीक है, 1600, तब ये लोग यहाँ पर आए। 13 साल में इन्होंने क्या कर दिया, पहले स्थायी फैक्ट्री एस्टैब्लिश, ठीक है, ठीक। दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण है ना मछलीपट्टनम, इधर से, ठीक है। सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट कहां किया इन्होंने, मछलीपट्टनम में किया, ठीक है। मछलीपट्टनम ये तमिलनाडु वाले ये वाले एरिया में पड़ता है आपका, ये पूर्व दिशा में, ठीक है। फर्स्ट अस्थायी थी कब, 1611 में, यानी 1611 में ही इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था, पर इसको पूरी तरह से उनको परमिशन नहीं मिली थी, ठीक है। अब सोचिए, देखो पहला उन्होंने मछलीपट्टनम को क्यों किया, कोस्टल एरिया तो यहाँ पर भी है, इन्होंने इधर क्यों किया, बंगाल के पास में, बंगाल नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडिया के इधर पड़ता है मलाया द्वीप, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोनेशिया, मसाले के साथ, ठीक है। तो पुर्तगाली जब आएंगे, डच जब इधर आएंगे, तो उनको पता था कि डच का एकाधिकार हो जाएगा, हमने पढ़ा है डचों का एकाधिकार हो गया था मलाया द्वीप और ये वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन लोग कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए ये लोग यहाँ नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है इधर साइड में, इधर पूरा बहुत कुछ प्रॉफिट है, सबसे पहले इन लोग यहाँ पर आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनको डचों से बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा, इस वजह से उन्होंने क्या किया, अस्थायी तौर पर डाला, पर परमानेंट कब डाला, सूरत में डाला। सूरत में कब डाला, मैंने कल ही डिस्कस किया था कि गुजरात का जो एक राजा था बहादुर शाह, ठीक है, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि पुर्तगालियों ने शुरुआत में हाथ मिलाया। फिर यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में, क्योंकि दमन और दीप वाला एरिया हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, दमन और दीप वाले एरिया में पुर्तगाली और अंग्रेजों का कॉम्पिटिशन था, ठीक है। जो नए हैं वो इतना बस समझे कि अंग्रेजों का और पुर्तगालियों का फिलहाल में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आपस में विवाद है, ठीक है, इतना बस समझो। तो यहाँ पर पुर्तगाली यानी गुजरात वाला रीजन, गुजरात में सूरत पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बताओ कि पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ थी अंग्रेजों की, तो सूरत में, ठीक है। सर्वप्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो क्या आएगा, मछलीपट्टनम, ठीक है। सर्वप्रथम बोल दिया तो मछलीपट्टनम ही आएगा। स्थायी जब तक वर्ड यूज ना होगा तब तक सूरत नहीं लगाएंगे। यदि ऑप्शन में मछलीपट्टनम है तो मछलीपट्टनम लगाना होगा। यदि वो बोलेगा पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश हुई और मछलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है, सूरत ऑप्शन में, तो क्या लगाना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन को समझना पहले ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बारीकियों को समझो, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे कंफ्यूजन में गलत लगा जाओगे, इसलिए हमें बारीकियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि अंग्रेजों को कैसे पता चला, 1699 में, है ना, ये यानी 1633 से 1699 में आपका क्या था, मिंटन हॉल भी आया था, ठीक है। तो उसने एक व्यापारी था जिसने, ये तो समुद्र रास्ते से आया था, अंग्रेज लोग समुद्री रास्ते से आए थे, मिंटन हॉल किससे आया था, स्थल मार्ग से आया था। साहसी इसलिए बोला गया है उसे क्योंकि वो स्थल मार्ग पर चीजें आसान नहीं होती, ठीक है। फिर आएगा ड्रैक की पूरी विश्व की यात्रा, है ना, इसने क्या किया था, मिंटन हॉल ने ड्रैक की पूरी विश्व यात्रा, ट्रैक एक व्यक्ति का नाम है, और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शक्तिशाली स्पेनी आर्मेडा पर अंग्रेजों की विजय। देखो यहाँ पर आप इस चीज को समझो, ये इंडिया हो गया फॉर एग्जांपल, ये हो गया यूरोप, तो यहाँ पर मैंने पुर्तगाल बना दिया, यहाँ पर इंग्लैंड बना दिया, तो इन लोगों ने आपस में ना यूरोप में भी लड़ रहे हैं। मेरी बात एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, ये यूरोपियंस जो हैं आपस में अपने यूरोप में तो लड़ ही रहे हैं, बाहर जहां जहां इनका बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जमीन को लेके या व्यापार को लेके, तो भी लड़ रहे हैं, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको ये बात समझ आएगी। इन लोग ना, सीधी सी बात है, हम मान लो कि यहाँ रहते हैं, ठीक है, हमारी दोस्ती किसी से यहाँ पर है, तो हम कभी बाहर जाएंगे तो बाहर वो मिल जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई जगह चेंज होने से।
वैसे यहाँ पे उल्टा याद रखो, यहाँ पर क्या है कि इनके बीच यूरोप में दुश्मनी है, तो बाहर जहां जहां ये बीच में टकराएंगे तो उनके बीच भी दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान से समझना, आगे कंसेप्ट इस पे बेस्ड है। तो फिर क्या होता है कि स्पेनी आक्रमण से अंग्रेजों की विजयशाली हुई। ठीक है, स्पेन, अब देखो एक बात ध्यान रखो, पहले जो डच थे, डच यानी नीदरलैंड वाले, डच और स्पेन, आ जाइए, डच और स्पेन ने हाथ मिला लिया, बंद करिए उसे पूरा प्रॉपर, डच और स्पेनों ने हाथ मिला लिया बैठे। ठीक है, तो डचों ने क्या किया था, अंग्रेजों को और पुर्तगालीस को अच्छे से बोलना चाहिए कांटे की टक्कर दी थी और काफी जीतने की उसमें थे, लेकिन अंग्रेजों ने स्पेन वालों को हरा दिया। ठीक है, स्पेन जानते हो ना स्पेन, ठीक है, तो स्पेन एक देश है, तो इसको हरा दिया तो डच को भी हार हो गई, जिसके क्या हो गया, डच भी कंपटीशन से बाहर हो गया। और हमने पढ़ लिया था कि उसका जो ज्यादा ध्यान था वो किस तरफ था, आपका ये मलाई की तरफ, हाँ? इस तरफ उसका व्यापार था। पुर्तगालियों का भी व्यापार कहाँ पर था, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, ब्राजील की खोज के बाद, नॉर्थ अमेरिका में ब्राजील पड़ता है, वहां पे उसकी खोज के बाद उसका ध्यान ज्यादा उधर हो गया। ठीक है, अब फ्रांसीसी बचेंगे बस वो चीज ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो घटनाओं ने ब्रिटिश वाणिज्य उद्यम को बढ़ावा दिया। वाणिज्य यानी कॉमर्स यानी व्यापार संबंधी। ठीक है, ठीक। फिर महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर्ड ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पहला नाम शीर्षक यानी कि इसको जॉन कंपनी भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया, जो कि हमने डिस्कस कर चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लो। इसका जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम किस नाम से आया था, द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, हिंदी अर्थ समझे, द गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर यानी गवर्नर का रूल चलेगा, एंड कंपनी मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब व्यापार होता है, मर्चेंट का मतलब व्यापार होता है, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, सीधी सी बात है, के निर्माण के मार्ग प्रशस्त किया गया। ओके, ठीक। कैप्टन थॉमस बेस्ट की पुर्तगालियों पर 1612 में स्वाली लिखा है, स्वाली सूरत में पड़ता है, उसमें युद्ध हुआ, विजय के साथ अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। तत्पश्चात सर थॉमस रो भी आता है, टॉमस रो भी आता है, टॉमस रो ने 1615 में आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच के कारखाने स्थापित करने की अनुमति मुगल सम्राट जहांगीर से प्राप्त कर ली। ठीक है, सीधी सी बात है, मुगल सम्राट चतुर थे, उनको पता था कि यहाँ पर सब यूरोपियंस अपना फायदा देख रहे हैं, तो मुगल्स ने भी क्या सोचा, अब अपना फायदा देखेंगे, जो ज्यादा मजबूत होगा उससे हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो शुरुआत में पुर्तगाली अपने आप को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हो कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो गया था, उसको व्यापार से छूट क्यों नहीं मिली थी, यानी कि परमिशन क्यों नहीं मिल पाई थी। देखो इसको समझना, ठीक है, देखो जो मुगल किंग था, मुगल बादशाह जो था, उसके पास पुर्तगाली भी आए, ठीक है, उसके पास अंग्रेज भी आए, पुर्तगाली और अंग्रेज दोनों आए। तो पुर्तगाली सबसे पहले आ गए थे कि तो पुर्तगाली पहले से आके ना पकड़ जमा रखे थे, कहां पर, मुगल किंग के पास, बादशाह के पास। तो जब ये अंग्रेज लोग इनके पास आए ना, तो इन लोगों ने क्या, इनको पट्टी पड़ा दी, या उनको व्यापार मिलने से या व्यापार की छूट से उनको मौका ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आपने पढ़ा कि विलियम हॉकिंस जो पहला आया था, उसको व्यापार के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। लास्ट वाला आएगा टॉमस रो, वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि लंबे समय से आएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि 1609 में आपका अंग्रेजों की तरफ से विलियम हॉकिंस आया था, लेकिन आप देखोगे कि 1620 तक जाके करीब करीब टॉमस रो को परमिशन मिली। ठीक है, उसको लंबा टाइम मिल गया, बीच में और सारे लोग आए थे। तो कोई भी चाहता नहीं था, यूरोपियंस आपस में नहीं चाहते थे कि दूसरे को कोई मौका मिले, तो हमेशा एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव लेवल पे ढूंढते थे मुगल बादशाह से परमिशन लेने के लिए। सेकंड चीज, बाहर जाके लूट खसोट भी करते थे, यानी कि पुर्तगालियों का हमने पढ़ा था ना, पुर्तगाल क्यों डाउन हुआ, पुर्तगाल ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने लूटना चालू किया था, भ्रष्टाचार चालू किया था, और उनकी धार्मिक टॉलरेंस ठीक नहीं थी ना, सहिष्णुता ठीक नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो पुर्तगाली दहेज के रूप में, अब देखो क्या होगा, आपको पता है कि बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा ना जाति दुश्मनी नहीं चलती, बिजनेस में कहीं से भी प्रॉफिट हो काम बनेगा। ठीक है, तो पुर्तगालियों का और अंग्रेजों का काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, तो बाद में क्या किया, इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा चतुराई करी। क्या करा, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं ना, शादी ब्याह वाला मैटर खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, पुर्तगाली एक राजकुमारी थी, उसका विवाह किससे कर देंगे, ब्रिटेन वालों से, यानी ब्रिटेन का जो किंग है उससे कर देंगे। ठीक, तो उसी को समझते हैं।
पुर्तगालियों ने विवाह स्थापित किए। देखो पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन, नाम याद रखना है, ठीक है। पुर्तगाली राजकुमारी कौन है? कैथरीन। उसका विवाह किससे कर देंगे? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हो जाएगा भाई? राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा। और आपको पता है कि दहेज प्रथा चलती है, ठीक है। तो आपको लगेगा इंडिया में चलती है, देखो यहाँ पर भी चलती है, ठीक है। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, अब ये लड़की पक्ष है तो इनने लड़कों वालों को दहेज दिया। अब दहेज में क्या दिया? दहेज में दे दिया मुंबई। पुर्तगाली दहेज के रूप में इंग्लैंड चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्राप्त करने से यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। अभी सब व्यापार है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने खुशी खुशी दे दिया, कुछ ना समझौते हुए होंगे, ठीक है। युद्ध हुआ, ठीक है। तो युद्ध के हर जाने के तौर पर इन्होंने सोचा कि चलो यार इनको तो चीजें हर जाने के तौर पर भरना है, एक काम करते हैं आगे और विवाद ना हो करके वैवाहिक संबंध स्थापित करवा देते हैं, ठीक है। तो दहेज के रूप में दे देंगे और इसमें एक पब्लिक एड्रेस भी नहीं होगा कि हमारी हार हुई है समथिंग जो भी, ठीक है। इस वजह से इन लोगों ने दे दिया। लेकिन चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड, बहुत ही कम मात्रा होती है 10 पाउंड उस समय के हिसाब से, कहा एक मुंबई एक बड़ा क्षेत्र, ठीक है, जो कि पुर्तगालियों के अंडर में था, लेकिन एक बहुत कम अमाउंट में चार्ल्स द्वितीय जो कि इंग्लैंड का था उसने अपने ही देश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के नाममात्र वार्षिक किराए पर अंग्रेज कंपनी को दे दिया, ठीक है। इसको तो फ्री में मिल गया था, फ्री में दहेज तो फ्री समझेंगे जो कि गलत होता है, ठीक। दहेज प्रथा गलत है तो, बट फिर भी इन लोगों ने एक आपसी समझौते के तहत इसको कर लिया, ठीक है। और मुंबई जो पहले पुर्तगाल के कंट्रोल में था अब किसके कंट्रोल में आ गया? चार्ल्स द्वितीय का। चार्ल्स द्वितीय ने नॉर्मल से 10 पाउंड में किसको भेज दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा। बात है समझ में? ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट बोले तो ये बात, ठीक है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों के मुख्यालय के तौर पर मसूलीपट्टनम को फोर्ट सेंट जॉर्ज सहित मद्रास से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब देखो फोर्ट का मतलब क्या होता है? FORT, फोर्ट यानी किला, ठीक है। तो यहाँ पर किला एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है, मद्रास में। क्योंकि मैंने बताया था इंडिया में 3 बड़ी जगह अंग्रेजों के कंट्रोल हो जाएंगे अभी फ्यूचरिस्टिक सोच को। एक होगा मद्रास जो कि अभी आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, फिर एक आएगा बंगाल जो बंगाल वाला रीजन है, और एक आएगा बॉम्बे। तो बॉम्बे कंट्रोल में आ गया है। इन लोगों ने शुरुआती तौर पर एस्टैब्लिश कर लिया था, मद्रास पर इन्होंने कैप्चर कर लिया है, आगे जाके बंगाल पे भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, कलकत्ता शहर, अब देखो कलकत्ता पर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। कलकत्ता शहर का जन्म करना है मतलब इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया। बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांव सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता, हाँ ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो कलकत्ता है कितने गांव से मिलकर बना? तो पहली बात याद रखना है 3 गांव से बना। संख्या के तौर पर नाम भी याद रखने हैं, सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता। तो कलिकत्ता से आपको तो पता ही है, कलिकत्ता से कलकत्ता बन जाएगा, लेकिन ना गोविंदपुर और सूतानाती आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मुगल गवर्नर से प्राप्त किए। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, उस समय मुगल बंगाल का मुगल गवर्नर, यानी मुगल गवर्नर बोला है कहने का मतलब मुगल बादशाह का वजीर, वजीर यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। जैसे देश का राजा हो गया राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का वजीर कौन कहला सकता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही उस समय मुगल पीरियड चल रहा है तो मुगल बादशाह रहेंगे। मुगल बादशाह उस समय औरंगजेब है, ठीक है। उनका एक गवर्नर था, कौन था? उनका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था उसका? इब्राहिम। तो इब्राहिम के कंट्रोल में पूरी बंगाल की रियासत थी, ठीक। लेकिन बाद में क्या होता है कि वहां पर ये जो गांव 3 कंट्रोल में है वो किसके अंडर में आएगा? जमींदार सोभा सिंह के। तो सोभा सिंह ने क्या हुआ? बगावत कर दी। देखो क्या हो रहा था यहाँ पर, समझो मुगल साम्राज्य किसका चल रहा है? औरंगजेब का, जिस समय की कलकत्ता वाले शहर की स्थापना की बात चल रही है। मुगल बादशाह है आपका औरंगजेब, उनका गवर्नर कौन है? इब्राहिम शाह, ठीक है। इब्राहिम शाह के अंतर्गत पूरा बंगाल आता है, और उसमें जो 3 गांव आ रहे हैं वो समझ लो कि सोभा सिंह के कंट्रोल में है, ठीक है। अब सोभा सिंह और अंग्रेजों के बीच किसी तरह का टकराव हो जाएगा, और टकराव होने की वजह से ये कर देगा बगावत। तो क्या करेगा? इब्राहिम खान जमींदार सोभा सिंह को हटा देगा, और गुस्से में क्या करेगा? वो सब किसको दे देगा? अंग्रेजों को दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? 3 गांव इनके अंडर में आ गए। फिर बाद में उन लोग बढ़िया उसको एस्टैब्लिश करेंगे और कलकत्ता शहर बना देंगे, ठीक है। किलाबंद बसावट का नाम
फोर्ट विलियम रखा गया, ठीक है, फोर्ट विलियम 1700 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो किला बंद बसावट, इनको देखो इब्राहिम मुगल गवर्नर ने क्या दिया, उनको जगह दिया, जाओ भैया तो व्यापार करना। इन लोगों ने क्या किया भैया, वहां किलाबंद कोठी डाल दी, किलाबंद यानी कि उनको व्यापार करने के लिए जगह दिया था, अब उन्होंने पूरा किला कर दिया जैसे कि उनका ही घर है, ये कर दिया, बाद में इससे कन्फ्लिक्ट होगा। और यह 1911 तक भारत के ब्रिटिश शक्ति का स्थान रहा था, क्योंकि फोर्ट विलियम्स जो होगा, यहाँ पर बाद में फोर्ट विलियम्स कॉलेज भी बनाया जाएगा, यह बात रखना, ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखना। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा जारी फरमान ने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के लिए महत्व विशेषाधिकार सुनिश्चित किए, ठीक। और यहाँ पर लिखा है फर्रुखसियार ने प्राप्त करने वाला जो अंग्रेज अधिकार था वो है जॉन सरमैन, ये भी एग्जाम में आता है, देखो समझो हुआ क्या है। ये टाइम कौन सा चल रहा है आपका 1717, ठीक, 1717। और मैंने बताया था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। औरंगजेब जो मुगल किंग था, वो मुगल किंग जो मजबूत था, उसके बाद मुगल किंग और बने हैं, लेकिन वो मजबूत नहीं थे, ठीक है। तो ये मरने के बाद क्या हुआ है कि बाकी के जो मुगल्स हैं वो कमजोर हैं, मुगल किंग कमजोर आने लगे, तो कमजोर लोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हाथ मिलाएंगे बड़ी पावर से, और उस समय बड़ी पावर कौन चल रहा था, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, तो अंग्रेज लोग के ऊपर डिपेंडेंट जैसे कुछ हो गए, तो इन लोग अपने हिसाब से काम निकलवाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, फरमान जारी करवा दिया। इनने बोला जॉन सरमैन जो कि अंग्रेज है वो जाएगा फर्रुखसियार के पास और बोलेगा भैया हमने आपको इतनी हेल्प करी है, ठीक है, आपके इतने युद्ध में साथ दिया है, तो बदले में हमें व्यापार करने में कुछ छूट तो दो। तो बोलेगा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपको फरमान यानी एक लेटर जारी करते हैं कि भाई तुम ना यहाँ पर फ्री में व्यापार कर सकते हो, तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना बदले। जैसे कौन कौन सी जगह, बंगाल मैंने बताया, बंगाल सबसे अमीर उस समय प्रांत था, ठीक है, अमीर प्रांत क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार वहीं से हो रहा था, तो राजस्व ज्यादा क्रिएट करता था, तो सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को यहीं से होगा, ठीक है। बंगाल, गुजरात क्यों फायदेमंद है, क्योंकि इससे पहले अरब व्यापारी थे, ठीक है, तो अरब व्यापारी थे, तो अरब व्यापारी को पूरी तरह हटा दिया गया और पूरा अब कंट्रोल किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया, ठीक है। हैदराबाद वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके हैदराबाद से जब इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे तो बड़े बड़े युद्ध अंग्रेज लोग हैदराबाद का साथ देंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखना है, हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, आगे के युद्धों में समझ आएगा। में कंपनी के लिए महत्व विशेष अधिकार सुनिश्चित है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज का मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लाइक अ प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने फरमान की क्या कर दी, फोटोकॉपी करा के ना लोकल लोगों को बेच दी इल्लीगली, जबकि ये अलाउ नहीं था। उन्होंने इल्लीगली गैर कानूनी तौर पर जो फरमान है इसकी कॉपी क्या कर दी, आम व्यापारियों को बेच दी। जब ये पता चलेगा तो फिर क्या होगा, बंगाल के जो गवर्नर है, नवाब है, उनके बीच एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है, वो थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। फिर लुई 14वां के योग्य मंत्री कोवार्ड ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी, है ना, ये नाम ऊट पटांग इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना से याद रखो 1664। अब आपको जान के हैरानी होगी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड है, अंग्रेज है, ए इंडिया में, ठीक, उसकी स्थापना होगी, जबकि 64 साल बाद 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होगी, जो कि फ्रांस के इतना बाद में, जबकि इन लोगों ने कितना कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन देखेंगे हम फ्रांस ने काफी कांटे की टक्कर दी है अंग्रेजों को, ठीक है। अब देखते हैं, हमने लुई 14वां की बात किया था, ठीक है, तो हमने जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था तो उस समय हमने लुई 14वां की बात किया था, याद है किसी को, कब किया था लुई 14वां के समय, ये भी निरंकुश शासक था, याद करो, हमने अमेरिकी क्रांति पढ़ी थी हमारी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में, ठीक है, उसके बाद हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, फिर हमने देखा था कि लास्ट जो फ्रांस का राजा रहेगा कौन था, वो लुई 16वां या लुई 16, वो उसको फिर फांसी पे लटका दिया जाएगा, उसको सरेआम क्या है, दंड दिया जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये लुई 14 है, इन लोग क्या कर रहे हैं, अत्याचार बहुत करते थे, निरंकुश होते, ठीक, आगे जाके इसका असर आएगा, हमने वहां पढ़ लिया। तो यहाँ पर यदि किसी को रिवाइज करना रहेगा तो वो YouTube पे वो पहला वीडियो डाला है, वो देख सकता है, ठीक। अगला पॉइंट, अच्छा, फ्रांसीसियों ने पूरी तरह बंद कर दिया, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय के तौर पर विकसित किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय के तौर पर विकसित किया। ये बात ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों का भी जबरदस्त कंट्रोल था किस पर, अपने पांडिचेरी पर, ठीक है। पांडिचेरी पता है ना कहाँ है पांडिचेरी,
भारत में पांडिचेरी कितनी जगह पर है? 4 जगह बताएंगे। एक ऊपर तरफ है, एक इधर, फिर नीचे आता है, फिर नीचे कराईकल, फिर इधर आएगा माहे और एक यमन। देखो यमन, सॉरी यमन, माहे, पांडिचेरी एंड कराईकल, ये 4। अब पांडिचेरी जैसे कि दिल्ली है तो एक इत्तू सा है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, पर पांडिचेरी ना एक जगह पर है। सबसे ऊपर है यनम, ठीक है, उसके ऊपर है पांडिचेरी, ये अपने कहां पर आ जाएंगे? आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पर आ जाएगा पांडिचेरी, फिर यहाँ पे तमिलनाडु वाले रीजन में क्या आ जाएगा? करिकल, और यहाँ पर केरल वाले रीजन में आ जाएगा माहे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, पांडिचेरी के अलग अलग। और ये अलग अलग जगह क्यों है? क्योंकि असल में पुर्तगालियों का कुछ कंट्रोल इधर था, ठीक है, बाद में कुछ एरिया कैप्चर कर लेंगे फ्रांसीसी, लेकिन ये वाला एरिया जो है ये लास्ट टाइम तक किसके हाथ में रहेगा? पुर्तगालियों के। याद रखिए, शुरुआत में पांडिचेरी में जहां-जहां पुर्तगालियों ने बस्ती स्टैब्लिश करी तो उस जगह का नाम उन्होंने पांडिचेरी के तहत कर दिया। लेकिन फ्रांसीसियों की कांटे की टक्कर में पुर्तगाली हार जाएंगे और ये वाला एरिया पे जनरली किसका शासन हो जाएगा? फ्रांसीसियों का हो जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया आखिरी समय तक किसके हाथ में? पुर्तगाली के हाथ में। जब देश आजाद हो जाएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे, देश आजाद हो जाएगा तो 1947 के बाद भी किसके हाथ में कंट्रोल होगा? तो हम बोलेंगे भाई अंग्रेज चले गए, तुम काहे बच गए, तुम भी जाओ। तो मानेंगे नहीं, तो फिर लाठीचार्ज और कड़े कानून हमें लेने पड़ेंगे, है ना, कड़े कदम करने पड़ेंगे, फिर इनको जबरदस्ती भगाया जाएगा, तब जाके हाथ में आएगा। तो गोवा, दमनदीव इनके कंट्रोल में। ओके, चलिए, चीजें समझ आ रही है? यदि जिस पॉइंट पे समझ नहीं आएगा तो आप तुरंत पूछेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको हैंग मारने लगेगा, सर आपने बताया पर समझ नहीं आया, तो आप पूछ लेना इसका, ठीक है। ठीक, यद्यपि फ्रांसीसियों को डच और अंग्रेजों के विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी फ्रांसीसी एक तो 1664 में आए, लेकिन डच काफी मजबूत थे और अंग्रेज दोनों के साथ उनको सामना करना पड़ा था। उनकी कंपनी को 1730 में परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडिया के तौर पर स्वीकार किया गया था, ठीक है। यानी कि देखो एक बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, अंग्रेज एक प्राइवेट कंपनी थे, पीवीटी का मतलब प्राइवेट कंपनी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी जो थी ना वो एक बोलना चाहिए राजतंत्र थी, मोनार्की, यानी कि यहाँ पर किंग का रूल चलता था। ये बात ध्यान रखना। तो ये समझ लो एक तरह से ये सरकारी हो। आप बताओ आज के जमाने में जो देखा जा रहा है, सरकारी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है कि प्राइवेट ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है? यानी प्रॉफिट देने के मामले में, रिस्क लेने के मामले में, रिस्क ज्यादा कौन लेता है? गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा लेता है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा? प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रहता है। तो उसलिए रिस्क फैक्टर मायने रखता है और रिस्क लेके करने के कारण कई बार अच्छा सक्सेस मिलता है और सक्सेस होने के कारण इसलिए अंग्रेज जीते। ठीक, इसका मतलब नहीं सरकार को भी अच्छा करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको बताया कि फ्रांस का जो राजा था वो क्या था? निरंकुश, ठीक, डिक्टेटर था। वो आम जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता था, वो चीजों को ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाता था, स्वार्थ का जीवन उसका ज्यादा रहा था। इस वजह से हम देखेंगे आगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर चीजें अब मैं पहले इसको फ्रेम कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कैसे युद्ध होगा। ठीक, देखो सर्वोच्चता के लिए आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, आंग्ला का मतलब अंग्रेज होगा, फ्रांसीसी सिंपल सी बात है फ्रांस। ठीक, अपने अपने वाणिज्य हितों के संरक्षण और विस्तार की आवश्यकता ने भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों की सर्वोच्चता की लड़ाई का मार्ग प्रशस्त किया। शब्दों को समझे, वाणिज्य हित, कॉमर्स, व्यापार से संबंधित, संरक्षण, अपने आप को बचाने के लिए, विस्तार यानी कि एक्सपांशन के लिए, है ना, अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने व्यापार को बचाए रखने के लिए अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक एवं यूरोप में राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें अपने दावे करने का बहाना प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। अच्छा ये बताओ, यदि मैं बोलूं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में इंडिया में कर्नाटक किधर पड़ता है? ये वाला एरिया, ये यानी कि हम एक ईस्टर्न एरिया से टच, ठीक है, और ये जो कर्नाटक है इसको हम लिखते हैं ऐसे, कर्नाटक, ये स्पेलिंग कर्नाटक, ठीक है। लेकिन हम जब अंग्रेजों के कर्नाटक की बात कर रहे हैं, ये कर्नाटक जो शब्द यूज हुआ, ये वाला एरिया ये है, जिसमें ये वाला एरिया कुछ पार्ट में शामिल है।
ठीक है, और इसको आप स्पेलिंग से आएगा सी से, कर्नाटक। ठीक है, तो हिंदी में एक ही लिखते हैं कर्नाटक ऐसे करके, लेकिन इंग्लिश में क्लियर है। इंग्लिश में कर्नाटक जो प्रेजेंट में बोलते हैं, जो कि इस एरिया है, इस एरिया की बात नहीं होती। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था इधर, क्योंकि मद्रास पर कैप्चरिंग करनी है यहाँ, ठीक है। और कर्नाटक युद्ध में हम देखते हैं कि ये इस समय ये तो अंग्रेजों की बात किया, ठीक है, ये कर्नाटक वाले एरिया में तो लड़ेंगे कौन कौन, अंग्रेज एंड फ्रांसीसी। लेकिन क्यों लड़ेंगे इन लोग, एक तो विदेशी हैं, विदेशी लोग कैसे लड़ सकते हैं जमीन के। हमें ये देखना रहेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ के लोकल के कुछ राजा रजवाड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो एक तरफ इधर हो जाएगा अंग्रेज हो जाएंगे, एक तरफ फ्रांसीसी हो जाएंगे। क्यों होंगे थोड़ी देर में देखेंगे, बस समझ लो ये वाला रीजन हो रहा है। तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, ये वाले रीजन को आप कर्नाटक बोलोगे जिस समय की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक प्रेजेंट टाइम का बाद में उद्भव होगा, ये तो ये वाले रीजन की बात है। ये बात ध्यान रखना, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन बना नहीं है, पर बनता है तो मेरे ख्याल से आपको जरूर बनना चाहिए। बाकी लोग शायद मिस्टेक कर जाएं, पर आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। ओके, तो जिस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी का कर्नाटक वॉर होगा वो किस एरिया में होने वाला है, भारत के पूर्व की पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, ठीक है, तो पूर्व यानी कि ईस्ट एरिया, ईस्टर्न एरिया में, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं पहले, है ना। चलो, इससे तो यहाँ पर समझ नहीं आएगा, 3 कर्नाटक वॉर मैं आपको यहाँ पर हैंडआउट से बताऊंगा। ये हैंडआउट्स थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे। क्यों दिक्कत करेंगे, एक्चुअली जब नोट्स बने थे तो वो गाढ़ा पेन रहता है, जैसे कि वो गोला भरने के लिए वो आता है गाढ़ा पेन, तो वो गाढ़ा रहता है, जल्दी लिखा जाता है, तो उसको लिखाने के चक्कर में क्या होता है, पेज के आर पार छप जाता है वो, ठीक है। तो मैं ये चीज आपको समझने के लिए, बाकी रिपोर्ट्स आपके वहां पर नोट्स में है, प्रिंटेड फॉर्म वाले में है, बस चीजों को समझ लो। अब देखते हैं होता क्या है। देखो मैं इसको बाय मैप ही समझाऊंगा आपको। अंग्रेजों और फ्रांस का युद्ध हो रहा है, ठीक, इसके ईयर याद रखने हैं, कंटेस्ट समझना है, इसको ना उतना गहराई में याद नहीं रखना है, ठीक है, बस ना चीजों को समझना है कि क्यों लड़े ये लोग, इसको बस समझो। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज फ्रांस में ये आएगा 1740 से 1748। इसमें नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रिंटेड फॉर्म में उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको कंटेस्ट समझा रहा हूँ कि झगड़े क्यों, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ पर दो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच है, पर ये ना डायरेक्ट नहीं लड़के, आप प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे, देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी प्रेजेंट का एग्जांपल, आपको क्या लगता है अभी रूस अमेरिका से लड़ रहा है क्या, इनडायरेक्ट लड़ रहा है। डायरेक्ट लड़ेगा तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा, इनडायरेक्ट कैसे लड़ रहा है, अभी यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है, नाटो कंट्रीज यानी अमेरिका उसमें से मेन है, तो यहाँ पर अमेरिका के हथियार से ही फायर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से अमेरिका का इनडायरेक्ट वॉर है। जैसे कि अभी इजराइल चल रहा है, इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो और स्तर पे बढ़ रहा है, इजराइल को कौन सपोर्ट करता है, अमेरिका, ठीक है, और जो हमास है, हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान। ईरान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, रूस। तो यहाँ पर फिर से अमेरिका और रूस ही लड़ रहे हैं, यस सर, पर ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट की बात नहीं। वैसे ही आपको सेम यहाँ पर देखना है, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं, जबकि इन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और मेन कैंडिडेट यही है। मोहरा किसको बना दिए हैं, इनके रीजनल राजाओं, कौन कौन को देखेंगे, ठीक। फ्रांसीसियों में समझ लो, अब थोड़ा सा आपको ना इन लोग की गहराई में जाना है। फ्रांस की तरफ से एक जो सेनापति है, गवर्नर है, वो है डुप्ले, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ हम गहराई में करते हैं, बहुत देर से हम फिलॉसफी में थे, थोड़ी सी गहराई मिले, ठीक है। फ्रांस की तरफ से एक मजबूत जो आदमी है, ऑफिसर है, उसका नाम है डुप्ले, ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से एक आदमी है मोर्स। तो मोर्स तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डुप्ले वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। तो भैया अब कारण क्या है, पहले कारण समझते हैं कि इन लोग लड़े क्यों, हाँ, उसके बाद अपन देखेंगे। देखो 17वीं शताब्दी में पढ़ रहा हूँ, चीजें ध्यान से समझो, आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे शायद थोड़ा सा पैनिक होगा, तो दिमाग में टेंशन रहे। सुने हुआ क्या है, 17वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी इन द सेंस टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, 1601 से 1699। अब देखो ये पीरियड बनता है 17वीं शताब्दी। अब उसने बोला 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, पोस्ट, अब इंग्लिश में लिखेंगे पोस्ट 17th सेंचुरी, इंग्लिश में लिखेंगे पोस्ट 17th सेंचुरी, सॉरी मिड, पोस्ट मिड
मिड यानी कि मिडिल 17th सेंचुरी ये वर्ड लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है 1650 से 1699 उत्तरा उत्तरार्ध को देखो हिंदी में तो उत्तर प्लस अर्ध यानी होता है आधा, समझ गए? तो कहने का मतलब यहाँ 1650 से 1699 का टाइम पीरियड आ रहा है। देखो ये कीवर्ड ना आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड हम समझेंगे नहीं तो हम कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप बोलोगे कि 17वीं सेंचुरी में 3 आंग्ला डच युद्ध हुए, तो यहाँ से क्या सेंस आ रहा है? देखो यदि आप इसको ना प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करो, आपने पढ़ लिया, आपने रट लिया, ये सेकेंडरी चीज है, समझो। यदि हम 16वीं की बात करें 1601 से 1699, तो 1600 में क्या हो रहा है भाई? 1600 में तो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई अंग्रेजों, और 1664 में क्या हो रहा है? आपको फ्रांसीसी। तो अब यदि आप ये 1601 से 1650 तक का रेंज करो तो यहाँ तो दोनों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ तो फ्रांसीसी है ही नहीं। बात है समझ में? तो चीजों को समझो, आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो चीजें आपको ना क्लियर करते हैं, पर कीवर्ड्स क्लियर होना चाहिए। आप अपना नॉलेज पढ़ लिए, जब कभी भी कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा, तो हमें वर्ड का मतलब समझना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप जो पढ़ रहे हो ना वो समझ आना चाहिए, ओके ठीक। तो यहाँ पर बोला 17वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ला डच युद्ध हुए। आंग्ला यानी अंग्रेज, डच यानी कि डच डैनिश, सॉरी डच नीदरलैंड वाले यूरोप में लड़े गए, जिसमें से अंग्रेज जीते। 1759 में बेदरा युद्ध में डच और अंग्रेज, जिससे कि डच केवल पूर्वी एशिया तक सीमित हो गए। तो एक यहाँ से कंसेप्ट आया है, बाद में हमें नोट्स में मिल जाएगा प्रिंटेड वाले में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? बेदरा। फिर से बोले बेदरा। इससे डच और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसमें से डच काफी मजबूत थे लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। तो ये जो डच पुर्तगालियों को हरा गए थे उनको भी किसने हरा दिया है? अंग्रेजों ने हरा दिया। डच कमजोर, अंग्रेज आए, ठीक। चलो ठीक, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कारण क्या था भैया? प्रत्यक्ष कारण कर्नाटक के नवाब पदों का उत्तराधिकार, ठीक। एक एक समझेंगे, सीधी सी बात है। ये चल रहा है मुस्लिम वंश, हम उस समय मुस्लिम वंश था। तो मुस्लिम वंश में क्या चलता है कि जो किंग है उसके जो बेटे हैं, अब उसके मान लो ढेर सारे बेटे, तो ढेर सारे बेटे में जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा वो योग्य होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि जैसे कि हिंदू प्रथा में क्या चलता है कि जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, एल्डर है, सन, वही राजा होगा, ये हिंदू प्रथाओं में देखा गया। लेकिन मुस्लिम प्रथाओं में क्या था कि जो योग्य हो सरकार, उसमें देखा गया। यहाँ पर ये भी फॉलो किया गया कि सबसे बड़े वाले को मौका मिलता था, लेकिन जो ज्यादा योग्य हो। तो हमेशा क्या होता था कि बेटे लोग लड़ते थे, ठीक है। पूरा मुगल वंश में यही चला है। बाबर से स्टार्ट होके आप अकबर देख लो, औरंगजेब देख लो, जहांगीर देख लो, शाहजहां देख लो, इनने अपने भाइयों को ही युद्ध लड़े, कुछ ने मारा है, किसने अंधा कर दिया है, ये सब चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्नाटक है, कर्नाटक में जो हैदराबाद वगैरह एरिया पड़ेगा, हैदराबाद के नवाब है। तो हैदराबाद का नवाब जब बूढ़ा हो जाएगा या फिर वो सोचेगा कि यार मेरे राजकुमारों को अब मैं अपनी गद्दी दिलूंगा या उसका वारिस घोषित करूंगा, तो उनके जो लड़के बच्चे थे वो क्या करते थे? आपस में लड़ने लगते थे कि हमें मौका मिलना चाहिए, हम सबसे सर्वाधिक योग्य हैं। तो ये कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि कर्नाटक का एक कोई नवाब है, नवाब के 2 बेटे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 बेटे के बीच टकराव, एक ने अंग्रेजों का हाथ मिला लिया, बात है समझ में? तो यहाँ पर ना 2 लोग लड़ रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट किसके बीच है? तो ये लोग लल्लू पंजी हो जाएंगे, असली लड़ाई यही लड़ेगी। और इन लोग इतने क्यों धर्मात्मा बने फिर रहे? जो जीतेगा ना वो ज्यादा अधिकार हासिल करेगा, बात है समझ में? तीनों कर्नाटक युद्ध इसी बेसिस पे। अभी इसको याद बिल्कुल नहीं करना, बस समझना है कि यही सेंस है। बस हम एक बार उसे देख लेंगे, जिससे कभी वो जब गुजरे तो आपको ना चीजें कनेक्ट हो। असल में हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी होगी, काम की चीजें याद करनी होगी, लेकिन यदि हम कहानी को समझ जाएं तो वो हमारे लिए याद करने के लिए हेल्पफुल होगी। अदरवाइज माइंड में क्या आएगा? डाउट, अरे ये कैसे आया और ये कैसे आएगा, इतने इससे वजह से आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी और आप चीजों को याद ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें जानना सब कुछ जरूरी है, याद हम सिलेक्टिव करेंगे, ओके ठीक। चलिए आप यदि मैं जो समझा रहा हूं ना, इसको यदि आप चैप्टर पढ़ने जाओगे, जो कि मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। कब खत्म होगा? जबकि सेंस उसका क्रक्स यही निकल के आएगा, ठीक। देखते हैं अप्रत्यक्ष कारण क्या था। अब देखो अप्रत्यक्ष कारण, अंग्रेज और फ्रांसीसी क्यों लड़ रहे हैं? वो सेना अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? उसका मेन कारण क्या है? यूरोप में ऑस्ट्रिया का युद्ध,
1740 में चला, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों का अधिग्रहण कर लिया गया, यानी कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांस के जो कुछ एरिया कैप्चर कर लिए गए, ठीक है, सीधी सी बात है। मैंने क्या बताया, अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे हैं, तो यूरोप में भी लड़ रहे हैं और इंडिया में जहां जहां टकराएंगे वहां पर भी लड़ लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों केवल इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांस के एरिया को कैप्चर कर लिया, तो उसका गुस्सा कहां निकालेंगे, इंडिया में, तो भिड़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या भिड़ते हैं, ठीक है। अगला अंग्रेज, ए फॉर अंग्रेज है, अंग्रेज के मध्य व्यापारिक व राजनीतिक नियंत्रण के लिए भी प्रतिस्पर्धा थी, एक तरह का कंपटीशन था व्यापार के लिए, ठीक है। चलिए तो पहला युद्ध देखते हैं। पहले युद्ध में क्या होगा, दोनों टकरा गए, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, यहां पर समझो ना, इन लोग ना अभी इनको नहीं पता है कि इंडिया के राजा कमजोर है, कहानी को समझो, ये हमें फैक्ट नहीं समझना, हमें समझना है कि अंग्रेजों ने कैसे हम पे काबू किया, इसको समझो। अंग्रेज प्लस यूरोपियंस, अंग्रेज नहीं होते तो फ्रांसीसी होते, फ्रांसीसी नहीं होते तो पुर्तगाली होते, डच होते, यानी कोई भी यूरोपियंस हम पे कब्जा कर सकता था, क्योंकि वो पूरा कब्जा करने व्यापार करने आए थे। पर इंडिया में ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने क्या किया, उनको बोलते हैं लो कर लो भैया, ठीक है, उसको समझना है, ठीक है। और ये इतिहास में हमें पता होना चाहिए, हम लोग केवल एक ही चीज को सोचते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम किसी को दोष देते कि उसने ऐसा किया, हम ये नहीं देखते कि हमारे में भी कमजोरी है, ठीक है। यदि चीजों को हम ये समझना सीख जाएं तो शायद हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ये दोनों ने लड़ गए, ठीक है। यूरोप में 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, ये वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, इसको एंड होने पर देखो हमेशा क्या होगा, युद्ध लड़े जाएंगे, लड़ने के बाद क्या होगा, आखिरी में समझौता हो जाएगा। समझौता का मतलब है संधि, ठीक। और संधि का नाम है एक्स-ला-शापेल संधि। तो ये कहां पर हुई थी, वो ऑस्ट्रिया का युद्ध, इन लोगों ने समझौता कर लिया। अब वहां पर देखो, अब देखो सरप्राइज क्या है, इससे समझ आता है। देखो मैंने क्या बताया था, कर्नाटक का जो नवाब था उसके दो बेटे थे, ठीक है, एक ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, एक ने फ्रांस से हाथ मिला लिया। अब इन दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि गद्दी के लिए लड़ रहे थे। अब देखो अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का एक्स-ला-शापेल की संधि हो गई। अब इन्होंने बोले चल भाई संधि हो गई, हम हट गए। अब इन लोग को ना गद्दी चाहिए मिली, लड़ी है, सेल्फिशनेस हो सकती है। अब देखो ये भी तो हो सकता है कि अंग्रेज लोग यहाँ पर है और फ्रांसीसी लोग यहाँ पर। फ्रांस यहाँ पर क्या, देखो इसको पढ़ लो फिर समझ आता बताते हैं और चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। भारत में युद्ध जिसमें फ्रांस और अंग्रेज किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि क्यों नहीं हासिल हुआ दोनों को, क्योंकि इन लोग की संधि होगी ना एक्स-ला-शापेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंग्रेजों को क्या हो गया, बेनिफिट, तो फ्रांस ने बोल दिया चल ठीक है भाई तेरे से युद्ध नहीं कर रहा क्योंकि संधि हो गई, तो इसने अपना हाथ खींच लेगा, और हाथ खींच लेगा तो यहाँ पर अंग्रेज बचे, तो अंग्रेज लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, तो ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा और ये गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। इन लोग ने लड़े, इन लोगों ने भी लड़े, ये हार गया, क्यों हार गया, क्योंकि फ्रांस ने हाथ धर दी, फायदा किसका हुआ, अंग्रेजों का हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर जीत गया, ये जीत गया तो क्या होगा, इसको व्यापारिक सुविधा मिलेगी, और ये बंदा अंग्रेजों की हेल्प से जीता है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा, इसका ऋणी हो जाएगा, ऋणी का मतलब इसका क्या हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अंग्रेज बोलेगा चल भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं तुमको टैक्स नहीं दूंगा, मुझे मुक्त व्यापार करना है, तुम इसको मत करना, तुम उसको मत करना, तुम कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछोगे, किसी दूसरे देश से युद्ध करना है उसके लिए मुझसे पूछोगे, किससे मीटिंग कर रहे हो मुझसे पूछोगे, मैं वहां मौजूद होना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या सीन है, ये धीरे धीरे पता चल रहा है, ठीक, आप समझेगा। यहां पर क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी से कुछ हासिल नहीं हुआ, फ्रांस ने एफ यानी फ्रांस, ए यानी अंग्रेज, फ्रांस ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया, ठीक है। फ्रांस ने क्यों लौटा दिया, क्योंकि वो संधि में हार गया था, वो उधर हारा है, यहाँ तो लड़ ही रहे थे, वो उधर हार गया तो संधि हो गई, और ये हार गया तो बदले में इसको और मद्रास को भी देना पड़ा। मद्रास किसके कंट्रोल में था, फ्रांसीसियों के कंट्रोल में, अब किसके कंट्रोल में आ गया, अंग्रेज। तो फिर अंग्रेज लोग मद्रास की स्थापना करेंगे, अभी हमने देखा था उससे, ठीक, चौक, ठीक है। अंग्रेज ने फ्रांस को उत्तर अमेरिका का लुइसबर्ग लौटा दिया। अब देखो कहानी समझो कि कितना बड़ा, यानी कि यहाँ पर कुल्लू बनाया गया इंडिया के जो नवाब। देखो यहाँ पर मैं ना इसको इससे समझाता हूँ, चीजें ज्यादा बेटर समझ आएंगी। एक सेकंड,
जब चीजें हम समझ ही रहे हैं तो प्रॉपर समझेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ये आगे बढ़ रहा है और जूम करने की आवश्यकता है। इतना ठीक रहेगा, इतना भी ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, ये यूरोप वाला एरिया है, देखिए ये है पुर्तगाल, ठीक है, ये येलो वाला जगह से पॉइंट लग रहा है, ये पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल ये हो गया, ठीक है, नीदरलैंड यहाँ पर हो गया, ये यूरोप वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, सही इमेजिनेशन में लाए, पूरा मैप से बता रहा हूँ, ये वाला एरिया यूरोप है, यूरोप वाले एरिया में पुर्तगाली यहाँ पर हो गए, नीदरलैंड वाले यहाँ पर हो गए, इन लोग लड़ कहाँ रहे थे, इस पॉइंट पे लिए, यहाँ पर ऑस्ट्रिया एक देश है, दोनों जन इसके लिए लड़ रहे थे, ठीक है, तो ये इसके लिए लड़ रहे थे, ठीक। अब हुआ क्या है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रांसीसी थे, यहाँ पर अंग्रेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गए आपका पुर्तगाली हो गया, ठीक है, पुर्तगाली, यहाँ पर हो गए डच, कहाँ गए, डच को मैं डी लिख देता हूँ, और यहाँ हो गए फ्रांसीसी को एफ लिख देता हूँ, यहाँ पर ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक। अब कर्नाटक का ये वाला रीजन ले लिया, ये वाले रीजन में क्या हो गया, नवाब, ठीक है, दो नवाब होंगे, यानी कि दो राजकुमार होंगे, ठीक है, एक को अंग्रेजों ने, एक को फ्रांस के कंट्रोल में अभी क्या है, मद्रास, ठीक। अब दोनों लड़ रहे हैं, अब इनके बीच क्या हो गया, ऑस्ट्रिया में यहाँ पर समझौता हो गया, किस किस के बीच, ये हो गया, देखो अंग्रेज यहाँ पर है, ये है, अंग्रेज को मैं ए लिख देता हूँ, अंग्रेज ब्रिटेन के हैं, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ऑस्ट्रिया में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी में अमेरिका में लुइसबर्ग पड़ता है, यहाँ पर लुइसबर्ग, ठीक है, तो ये किसके कंट्रोल में है, अंग्रेजों के कंट्रोल में, ठीक। चलो ठीक है, अब इन लोग ने क्या डीलिंग की, देखो नवाब अवाब जान दो, इनको लड़ने दो, यहाँ पर बड़े एरिया में सोच रहे हैं। अब इन लोग ने क्या किया, यहाँ पर क्या डील हुई, एक्शला-सापेल की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने बोला कि यार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग दे दिया, और बदले में फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज को दे दिया। अब आगे मद्रास, ठीक, नवाब को लड़ने वाले तो दे हमें कोई नहीं। अब इन लोग परेशान हो गए, भैया इन लोगों ने तो हो गया, अपना क्या करें, अब इसके हाथ में मद्रास है और ये जीतने की चाहत में ये जीत, ठीक है। अब ये बताओ, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को फायदा मिल रहा है क्या, कुछ फायदा नहीं हुआ, एक इसके वाला इसको लौटाना पड़ा, अंग्रेजों के पास जो था उसको लौटाना पड़ा, उनको कुछ मिला क्या, नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या समझ आया, यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि यार इंडिया ना बहुत ही कमजोर है यार, यानी कि हम लोग ने, हमें कुछ ना मिला ठीक है, पर उनको ये बात तो समझ आ गई नहीं कि यार इंडिया में जो ये वाला एरिया के लोग हैं या राजा हैं, ये तो कमजोर है, हमारी हेल्प से जी रहे हैं, हम तो यूरोप के दूर के हैं, इन लोग यहीं पर नहीं कुछ कर पा रहे, समझ आया। तो यहाँ पर ना भारतीयों की कमजोरियों का पता चला है और उनके मुंह में आ जाएगा लालच, ठीक है। अभी तो इन लोग आपस में लड़ रहे थे व्यापार के लिए, अब ये इतने कमजोर है, ये तो बोलेंगे भाई हम तो इन पे कब्जा कर सकते हैं, हम तो व्यापार के लिए इनसे परमिशन लेने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, अब तो हम टोटली कब्जा कर सकते हैं, तो बस इनको एक तरह का लालच पैदा होगा और लालच धीरे फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे के युद्धों में चीजें समझ आएंगी, कंसेप्ट आया समझ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री को हमें थोड़ा सही वे में समझना होगा, है ना। हिस्ट्री को बस हमने अंग्रेज आए, ये हुआ वो हुआ, है ना, ये तो बच्चा बच्चा जानते हैं। आपको जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे समझना है तो चीजें थोड़ा सा और आसान होंगी ना, जो चीज आप जानकारी कम हो रटते हो ना तो वो कठिन होती है, पर चीजों को समझने के बाद मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा अच्छे से आसान होती है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, अंग्रेज सेनापति क्लाइव था उस समय, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अंग्रेजों की ना, देखो अंग्रेजों को ना मद्रास मिल गया, ये बात ध्यान रखना, अभी बंगाल हाथ में नहीं आया, अंग्रेजों को मिल गया मद्रास, और मद्रास भी कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन ऐसा कोस्टल रीजन है जहां से हम यहाँ के व्यापार को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ के व्यापार भी यहाँ से कर सकते हैं, और मद्रास से इनको मजबूती मिली। फिर बाद में यहाँ पर बंगाल पर जब कब्जा करने जाएंगे तो मद्रास में इनके हाथ में पावर ज्यादा है, सैनिक ज्यादा हो गए ना,
तो ये सैनिक का यूज इन लोग बंगाल जीतने के लिए करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल में बंगाल का मैटर भूल जाओ। अब दोबारा देखते हैं नवाब, तो नवाब है भाई, क्या हुआ फिर से कुछ पंगा हो गया, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक 1751 से 55, ठीक। अब क्या हुआ भैया, अब देखो यहां से समझो, फ्रेम से समझो। अब क्या हुआ, कर्नाटक के बाद क्या होता है, हैदराबाद भी यहां पर आएगा। मैं इनका मैप मुझे बना देना था हालांकि, पर मैं यहां पे रॉ मैटर पर बना देता हूं। ये इंडिया का मैप है, मैं इंडिया के रीजन को वहां क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया जो है ये है हैदराबाद, ठीक। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके इमेज भेज दूंगा कि ये वाकई में क्या है मैप एक्चुअल, पर आप नोट करो, ये हैदराबाद रीजन में कंट्रोल है। ये वाले रीजन में इंडिया के मामले में बात कर रहे हैं, यहाँ पर है मैसूर, ठीक है। हैदराबाद के यहाँ पर क्या है, निजाम, याद रखेंगे। और मैसूर में यहाँ पर कौन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर ना उस समय मराठा वगैरह भी है, महाराष्ट्र वाले एरिया में मराठा वगैरह भी है, और ऊपर राजपूत वगैरह भी है। इस तरह चीजें याद रखना है, तब जाके चीजें कनेक्ट होगी। ये तो इंडिया का सीन, ठीक। ये वाले एरिया पे मद्रास है, और मद्रास का किसका कंट्रोल हो गया है, अंग्रेजों, ठीक। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि स्थापित की गई हैदराबाद से, ये बात ध्यान रखिए। हैदराबाद की हेल्प किसने ली, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों से हेल्प ली। तो ना आपस में देखो मैंने क्या बताया, पड़ोसी पड़ोसी होते दुश्मन। तो हैदराबाद और मराठा जो आपस में दुश्मन, हैदराबाद और मैसूर आपस में दुश्मन, मैसूर और मराठा आपस में दुश्मन, तो ये त्रिकोणीय है, ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में तीनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन, लेकिन सब दोगले। क्यों दोगले, जहां से जब मौका मिलेगा ना तो ग्रुप में लड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये तीनों लड़ रहे हैं ना, तो तीनों दुश्मन, तीनों को नहीं चलते, तीनों सेल्फिश हो गए, ठीक है। मैसूर और हैदराबाद की जब झगड़ा चल रहा है तो मराठा इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, कभी ऐसा भी होगा हैदराबाद और मराठा एक ग्रुप में हो जाएंगे, इसके खिलाफ लड़े, और कई बार तो कुछ अलग ही झूल बने वाले, ठीक है। लास्ट में देखिए तीनों मिल जाएंगे और तीनों किससे लड़ेंगे, अंग्रेज से। ऐसे पाला पड़ते हैं, आप बोलोगे क्या मजाक चल रहा है, पर ये हुआ, ठीक। थोड़ी देर में समझेंगे क्या सेंस है, समझ गए। अब देखो मैं जब यहाँ पर निजाम ने अंग्रेजों की हेल्प ले ली, तो मैसूर किसकी हेल्प लेगा, फ्रांसीसी, अंग्रेज फ्रांसीसी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरा गेम इसी में आएगा, ठीक है। आपको ज्यादा याद नहीं रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत गोल गोल घुमाव चलेगा, बस चीजों को समझते चलो। मैं क्या याद रखने की चीजें मैं पॉइंट फॉर्म में बता दूंगा, बस आप कहानी समझो कि कितना गोल गोल घुमा दिए लोग, ठीक है। और एग्जाम में इससे गहरे क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे, ठीक है। किस तरह से बनेंगे पर वो तभी समझ आएगा जब ये चीजें समझ आएंगी। समझ पा रहे हो मेरा समझाने का कारण क्या है इसका, वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। चलिए चलो इतना बस ध्यान रखना, ठीक है। ये मैप को ध्यान रखना है, राजपूत किस तरफ है, मराठा किस जगह पर है, हैदराबाद किस जगह पर है, मैसूर कहां पर है, और मद्रास की तरफ है, ये बात आपको ध्यान रखना। इतना बस ध्यान रखने के बाद चीजों को इमेजिनेशन फॉर्म में लाएंगे, ये इमेजिनेशन से हम बाकी कांसेप्ट समझेंगे, ठीक है। चलो समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। बताएं अंकिता, क्लियर एकदम, संस्कृति आप लोग को क्लियर है, ठीक है। पीछे वेदांत क्लियर, ठीक है। मूवी चल रही, मूवी देखते हैं आराम से, लोग क्या लेते हैं यार, थोड़ी कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो पिक्चर बन गई, ठीक। क्या पिक्चर बन गई, समझो। यहाँ पर देखो हैदराबाद और मराठा, मराठा कैसा, थोड़ा सा मराठा ऐसे थे, मराठा लूट खसूट भी भयंकर करते थे, ठीक। कैसे, दूसरे के एरिया पे कैप्चर करना, पहले मुगल से पंगा होगा, फिर बाजू में फिर हैदराबाद से पंगा होगा, फिर बाजू में फिर नीचे मैसूर से पंगा होगा। तो यहाँ पर क्या होता था, वो दो तरह के टैक्स लेते थे, ठीक है। चौथ और स्वदेश मुखी, ये दो तरह के टैक्स थे। एक टैक्स इसलिए था कि भाई हम तुम पे आक्रमण ना करें, इसके लिए बदले में टैक्स दो, यदि तुमने टैक्स नहीं दिया तो हम आक्रमण करेंगे, ठीक, मराठा गए। और स्वदेश मुखी ये था कि ये मुगल अपना दावा करते हैं लेकिन ये हमारा एरिया है, वो दावा करते थे, तो दावा करते हैं इसलिए तुम हमें टैक्स दो। तो दो टैक्स है, ठीक है। कौन सा है, चौथ, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे
चौथा है और सर्देशमुखी, सर्देशमुखी, ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो मराठाओं की प्रवृत्ति थी, बाद में ये जो प्रवृत्ति है ये नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहे, उनकी थोड़ी सी कमियां थी, नहीं तो आने वाले समय में अंग्रेज भी नहीं रहे, मराठा राज करने वाले थे, पर हम देखेंगे थोड़ा आगे जाके। बट ये बात समझ लो कि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो हैदराबाद से भी दुश्मनी हो गई और मैसूर से भी दुश्मनी हो गई, और अंग्रेजों को भी लूटने में इन लोग कसर नहीं छोड़ते थे, तो अंग्रेज लोग भी बोलते हैं यार ये तो तंग करते हैं यार वो, है ना, क्योंकि ये गोरिल्ला वॉरफेयर थे। गोरिल्ला वॉरफेयर यानी क्या होता है, गोरिल्ला युद्ध, और अच्छा ठीक है, किसने चालू किया था, शिवाजी, ठीक है, फिर वो चीजें आगे बढ़ी, ठीक है। फिर हमने देखा था नक्सलाइट भी इस टैक्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, आतंकवादी भी गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, ठीक है, और हमारे कमांडो भी गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। जाओ साइलेंटली और अपना काम करके आ जाओ, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं हम, टाइम होने वाला है, पानी पी लेंगे। यहाँ पे ना हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में ना उत्तराधिकार का यूज होगा। उत्तराधिकार का मतलब उनके जो नवाब है उनके दो बेटे जो रहेंगे वो आपस में लड़ेंगे, ठीक है। अब उसको समझते हैं। ये जो डायग्राम है ये ना बुक्स वगैरह में नहीं, ये मैंने इसको बनाया है, तो ये आपके बहुत काम का है, समझ लो, है ना। इससे ना एक बार में पूरी कहानी आती है, तो 2 पेज पढ़ लोगे कुछ ना समझ आएगा। देखो समझ, एक अंग्रेज हो गए और एक हो गए फ्रांसीसी। अब हमने क्या बताया, हैदराबाद में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, वो दो नवाब के दो बेटे होंगे, उनके बीच युद्ध है, एक इससे हाथ मिलाएगा एक उससे हाथ मिलाएगा। सेम कर्नाटक में भी सेम ऐसे होगा, ठीक है। तो कर्नाटक में भी होगा, चलो देखते हैं। इनके नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखते, बस समझ लो कि हमें पता चले हाँ ये लोग अंग्रेज लोग। अब देखो ये इधर साइड वाला हैदराबाद लिखा हुआ है, हैदराबाद के, और इधर तरफ है कर्नाटक। अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर हैदराबाद के 2 लड़के हैं ना, हैदराबाद के जो नवाब उसके 2 लड़के हैं, एक है नसीर जंग और दूसरा क्या है आपका, कहा गया मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो ये कहाँ के 2 बेटे हैं हैदराबाद के, तो एक ने हाथ किससे मिला दिया, अंग्रेज से, और मुजफ्फर जंग ने किससे हाथ मिला दिया, चलिए ठीक। कर्नाटक के 2 लड़के कौन कौन से हैं, एक है अनवरुद्दीन और दूसरा कहाँ गया भाई, दूसरा है चंदा साहब, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ये पीछे का जो प्रिंट आ रहा था थोड़ा सा मैंने इसे साफ कर दिया, ठीक। आप इसको ये मत समझो सर कैसा गंदा टाइप का दिख रहा है, पुराने पढ़े मैं कभी देखता नहीं, आप लोग को दिखाने के लिए बोल रहे हैं तो मुझे दिमाग में तो है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, ठीक। ये देखो स्पाइरल वाले वो चीज है, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया था, मैंने ये थोड़ी बताया था कि आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट भविष्य किसी को नहीं पता। तो कर्नाटक में 2 लोग हो गए, अनवरुद्दीन, दूसरा चंदा साहब, ठीक। आ जाइए, वेलकम सर, तो लगा भी दीजिए वेलकम के तौर पे, ठीक। और इसको इधर कर लो, यहाँ बैठो यहाँ। तो अनवरुद्दीन और दूसरा चंदा साहब, ठीक है। तो अनवरुद्दीन ने अंग्रेज से हाथ मिला दिया, चंदा साहब ने किससे हाथ मिला दिया, फ्रांसीसी से। अब सीधी बात है, अब फर्स्ट टाइम क्या होता है, मराठा और मैसूर, देखो कैसे पलटी खेलते हैं, देखिए इसलिए आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी। मराठा और मैसूर पहले एक अलग अलग थे, तो शुरुआत में ना अंग्रेजों का साथ दिया शुरुआत में, फिर कुछ कॉन्स्पिरेंसी हुई, फिर लोगों ने पाला पकड़ लिया, समझ पा रहे हो, इस तरह। इसलिए बोला कि लोग ना आपस में मजाक कर रहे हैं, पता नहीं ये मजाक युद्धों के खेल पे हो रहा है, तो ये राजा रजवाड़े अपने लड़ रहे हैं, हमारा कौन रहा है, सैनिक, ठीक है। और ये मजाक चल रहा है, तो ये मजाक कैसा हुआ, मराठा और मैसूर शुरुआत में अंग्रेजों को इसलिए लिखा फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर नीचे लिखा है सेकंड टाइम में क्या होगा, फ्रांसीसियों की तरफ से, ठीक है। तो ये गेम चलता रहेगा, और बेचारे जो राजकुमार है वो परेशान हो रहे हैं, लोग क्या गेम खेल रहे हैं, हमारा क्या हुआ, ठीक है। चल इस स्थिति का इसका परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की नीतियों से परेशान हुई। मेरी बात ध्यान रखना, ये जो डुप्ले है ना, डुप्ले 1 नंबर का चतरा है और सबसे योग्य भी है। चतरा का मतलब क्या है, ये ना इधर उधर जहां मौका मिलेगा छोड़ेगा, पर 1 नंबर का बोलना चाहिए कि साहसी है। यदि अभी ये इतना योग्य है कि ये बोलते ना कि कोई भी देश में यदि कोई बहुत सही व्यक्ति यदि आ जाए देश के शासन में, तो वो उसकी तस्वीर बदल सकता है, यानी पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। तो आप ये समझ लेना, डुप्ले ना बहुत झगड़े करता था, पर उसका ना बहुत सोच समझ के करता था, और उसकी जीत तय हो जाती थी, ठीक है। लेकिन कुछ उसकी किस्मत खराब थी कि वो युद्ध हारेगा, ठीक है, लेकिन उसमें काबिलियत थी कि दोबारा अगला युद्ध वो दोबारा जीत सकता है। लेकिन अब समझते हैं आगे क्या। फ्रांसीसी सरकार जो कि निरंकुश राजा डुप्ले की नीतियों से परेशान होकर उसे वापस बुला लिया, और ये होगी गलती,
यदि डुप्ले वापस नहीं आता तो इतिहासकारों का कहना है यदि डुप्ले वापसी नहीं करता तो अगला युद्ध लड़ता और बहुत स्मार्टली लड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा हार रहा था, लेकिन वही बात है ना कि वो जीत के करीब था। वो जानबूझ के भी हार रहा था कि यार हाँ थोड़ा बहुत हारने तो बाद में इनको हम कवर कर लेंगे। स्ट्रैटेजी होती है ना, तो बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजिक पर्सन था, लेकिन इसको क्या किया उसके राजा ने वापस बुला लिया और किसको भेज दिया, अगला गोडुहु को। ठीक है, गोडुहु को नियुक्त किया जिससे फ्रांसीसी शक्तियों का पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी मतलब कि जो योग्य व्यक्ति है उसको वापस बुला के अयोग्य टाइप के व्यक्ति को डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि गोडुहु ने आते ही वार्ता और संधि शुरू कर दी। यानी कि इसने क्या किया था, डुप्ले ने सब सोच समझ के किया कि ना अभी भले ही हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा होने दो, हाँ, आगे आने वाली विजय हमारी है, लेकिन इसको उसके राजा ने बुला लिया, वापस से किसको कर लिया, गोडुहु को कर लिया। ठीक है, बाद में काउंट डी लाली भी आएगा, ये बात ध्यान रखना, काउंट डी लाली। इसके बाद गोडुहु के बाद आने से इन लोगों ने क्या किया, अरे भैया चलो बच्चों नहीं, चलो संधि कर लेते हैं, ये वो करना चाहते हैं। तो उसका पूरी जितनी मेहनत थी उसकी पूरी कचरा हो गई। किसकी, डुप्ले की कचरा हो गई, तो फ्रांस की पावर भी कम हो जाएगी। ठीक, चलिए तो ये बात परिणाम क्या हुआ, 1755 में पांडिचेरी की संधि होगी। आते से संधि कर लिया इसने। अंग्रेज ने कुछ वापस लौटाया, फ्रांस ने कुछ वापस लौटाया, यही चलेगा नहीं। भारतीय राज्यों के आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना, इन दोनों के बीच क्या समझौता हुआ, भारतीय राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि तुम लोग इन लोग अपनी आपसी लड़ाई में अपन दोनों को लड़ा देते हैं, संधि कर लेते भाई, पांडिचेरी को लेते। विजित क्षेत्र लौटाए गए, दोनों देशों, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, एक दूसरे के जीते वाले क्षेत्र लौटा दिए गए जो इन लोगों ने अपने कब्जे किए थे, कमाए थे। संधि को स्थायी रखने के लिए सरकार बहुत मान्यता दी, दोनों सरकार ने मान्यता भी दे दी, यानी एक तरह का टोटल संघर्ष विराम वाली स्थिति आ गई और मिला कुछ नहीं। चलो ठीक, बट 1755 से ही फ्रांस और अंग्रेज के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। ये यहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ, कहीं और झगड़ा चला 7 वर्ष हो गए। अब उसकी वजह से फिर से शुरू होंगे और संधि आपस में लीक हो जाएगी, यानी कि ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में इनने सॉल्व किए थे कि झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर तो लड़ रहे हैं और बाहर लड़ रहे हैं तो व्यक्ति तो एक ही देश के हैं, तो फिर से हो जाएगा। अवलोकन, शुरुआत में प्रभाव में क्या हुआ, देखो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में फ्रांसीसी जीतेंगे, अंग्रेज हारने लगेंगे, फिर बाद में अचानक क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी हारने लगेंगे, अंग्रेज जीतने लगेंगे। मैटर नहीं करता, बस समझ लो। फ्रांसीसियों की कमजोरी का कारण उसके देश में अंतर विरोधी नीति में फंसना था, यानी कि अंदर वो राजा ठीक नहीं था, वहां मैंने बताया, जबकि अंग्रेजों को उनके देश से सहयोग मिल रहा था। फ्रांसीसियों की वे सभी मंशा पांडिचेरी की संधि से मिल गई और अंग्रेजों की उपलब्धि यह रही कि यह तय हो गया कि आने वाले समय अंग्रेजों का है। ठीक है, फ्रांसीसी यहाँ कमजोर हो गए क्योंकि वहां पर इंटरनली प्रॉब्लम चल रही थी, और यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो दो बड़े, यानी जितने भी हमने यूरोपियंस पढ़े हैं उसमें से 2 बड़े यूरोपियंस बच्चे आ रहे थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज, कांटे की टक्कर थी। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्या सेंस में आएगा क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से सुनिए। किस युद्ध के बाद अंग्रेज और फ्रांस के बीच ये निर्धारण में ये लगने लगा था कि आने वाला समय अंग्रेजों का है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तीनों ऑप्शन होंगे, कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, थर्ड वॉर। तो यहाँ पे सेकंड वॉर से ये क्लियर हो रहा है कि आने वाला समय किसका हो सकता है, ये सेंस में क्वेश्चन आएगा, ये गहरा क्वेश्चन है। ठीक है, कई लोग गलती करेंगे 100%, बस आपको नहीं करना है क्योंकि आपको बताया गया है और आपको दिमाग में ठंडे तौर पे रखना है। ठीक, चलो ठीक है, आने वाला समय कर्नाटक का होगा, क्यों, क्योंकि डुप्ले वापसी हो गई और अंदर ही अंदर कमजोर होगा। ठीक है, तीसरा वॉर देखते हैं, तीसरा वॉर तो खत्म करेंगे जल्दी से। तीसरा वॉर 1758 से 1763, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध, 7 सालों का युद्ध, कहीं और युद्ध लड़ा जाने लगा तो ये संधि पूरी कचरा हो गई। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। फ्रांसीसी सरकार ने 1758 को 58 में काउंट डी लाली को बड़ी सेना के साथ भारत भेजा। देखो काउंट डी लाली, अभी हमने क्या देखा, डुप्ले को बुला लिया, गोडुहु को भेजा तो उसने कचरा करना चालू कर दिया, तो गोडुहु ने क्या किया, आते से संधि करना चालू कर दी, जबकि संधि करनी नहीं थी, हमें लड़ना था। ठीक है, तो वहां से कचरा हो गया। लेकिन काउंट डी लाली जो एक बड़ा अफसर था, लेकिन ये बहुत गुस्से वाला था। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, विनाशकाली भूमि। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गुस्सा किस सेंस में नहीं करना है, गुस्सा तब करना थोड़ा मात्रा में उचित होता है जब कुछ गलत हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों को गुस्सा नहीं करना है जो है ऊपर वाला, गलत भी हो रहा है जो ऊपर वाला, ऐसे नहीं करना। गलत चीजों के लिए तो विरोध करना चाहिए, ठीक है, वो चीज समझे, पर गुस्से को थोड़ा अलग वे में रखें।
लेकिन यहाँ पर ये बंदा कैसा था, ये बंदा यहाँ का ऐसा क्रूर बोलना चाहिए, थोड़ा सा टफ, इतना टफ ऑफिसर था ये कि अपने जो कलीग हैं, अपनी फ्रांसीसी सेना है, उनके साथ ना कटु व्यवहार रखता, ये बात समझ है ना, यानी अच्छा लीडर नहीं था। तो अच्छा लीडर ना होने की वजह से इसकी सेना उसका उस लेवल पे समर्थन नहीं करेगी जिस लेवल पे होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने 1757 में काउंटी लाली की बड़ी सेना के साथ भेजा, जबकि बड़ी सेना के साथ भेजा उसने लाली यानी लाली के द्वारा 2 स्थानों तंजावुर और मद्रास, तंजावुर कर्नाटक वाला एरिया को घेराबंदी की गई, पर उसमें लाली को खाली हाथ लौटना पड़ा। घेराबंदी का एक अच्छा कांसेप्ट बताओ, आपको पता है पहले के जमाने में लड़ाई कैसे लड़ते थे? डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कि लड़ने पड़ते हैं, ठीक है? आपने पद्मावत मूवी देखी है? नहीं देखी, कोई बात नहीं, जरूर नहीं ज्यादा मूवी देखने से मतलब नहीं, बता देते ना उसका खर्च है, जिन्हें 3 घंटे की देखी उसको बता देते। मान लो ये राजा ए है, इसका क्या है, ये किला है। किले क्यों बनते थे? इसलिए बनते थे, और किले बहुत बड़े बड़े बनते हैं, वहीं पर पानी की व्यवस्था, वहीं पर राशन की व्यवस्था। तो मान लो कि बी राजा बहुत मजबूत है, ठीक है, बी राजा मजबूत है, तो ये बाहर से आया है इस पर अटैक करने। तो इन लोग ने क्या किया, अपने किले को, किला तो दीवार है, मेन दरवाजे को बंद कर दिया और उस पर सेना भर दिया और राशन भर भर के रख लिया। कितने महीने का? 2-3 महीने का। 2-3 महीने निकलना ही नहीं है भाई, जो भी यहाँ फ्रेश होना है, खेती करना है, खाना है, पीना है, पानी सब सुविधा है। अब देखो कोई बाहर की सेना इसको घेर ली, बी वाले राजा ने घेर ली, ठीक है, अब ना 3 महीने तक बैठे हैं, अबे अब आ जाओ, अब तो इनका राशन खत्म होगा, अब आ जाओ। अब जब ये पूरी सेना लेके बैठे हैं तो 3 महीने ही तो अंदर मजे से खा रहे हैं, आराम का बिस्तर घर है अपना, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा एक उपवास रख लेंगे, आधा आधा खाएंगे और लंबा खींचेंगे। पर इनको तो ये बाहर से आए, इनको सब राशन पानी तो इनका भी खर्चा होगा, कहीं तंगाटे हो जा रहे, कुछ नहीं हो गया यार, लौट जाओ, ये चीज चलती है, समझ रहे? तो दोनों तरह से शक्ति का, दिमाग का, स्ट्रेटेजी का दोनों यूज होता है। ये पद्मावत मूवी का नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि उसमें शायद आपको दिखाया गया है ये चीज कि वो किला डाल के बैठा रहता है, वो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे भाई कब आएंगे, ठीक है? तो देखने की जरूरत नहीं है, टाइम पास नहीं करना है, बस चीजें समझ लो कि ये सेंस में भी युद्ध होगा। तो काउंटी लाली भी ऐसे किया भाई, इनको घेरने के लिए किया, पर काउंटी लाली को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा, ये सेंस में। देखो युद्ध ना दिमाग से भी लड़ा जाता है और ताकत से भी लड़ा जाता है। और आजकल किस तरह का बात आ रही है? आजकल दिमाग की ज्यादा बात है कि दोनों युद्ध की बात है कि शक्ति की बात? आजकल थोड़ा दोनों को देखा जा रहा है। शुरुआत में देखा जा रहा था दिमाग से, पर अभी भी दिमाग और आर्थिक तौर पे ज्यादा मजबूती है। शक्ति का थोड़ा सा मायने है, पर शक्ति के मायने थोड़े चेंज हो चुके हैं, ठीक है? इसलिए आजकल जो लोग बोलते हैं ना कि हम मजबूत हो जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे या फिर हम पे बहुत बंदूक रख लेंगे, आजकल दिमाग में बहुत ताकत है, ये शायद बहुत लास्ट वाली बात है। तो थोड़ा दिमाग से मजबूत बनने की कोशिश करें आप, है ना? शरीर से मजबूत इतना होना चाहिए कि बीमार ना पड़ो, ठीक है? शरीर स्वस्थ नहीं तो दिमाग कैसे काम चलेगा? इसलिए बस, ठीक। लड़ाई करने लगे ना तो उसको प्यार से टैकल करते हैं, है ना? लड़ने नहीं बैठ जाते, इसलिए लड़ा बड़ा ज्यादा ना करो, ठीक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखते हैं, ठीक। यहाँ पर ना फाइनल डिसाइडिंग होने वाला है। 1760 में वांडीवासी का युद्ध होगा, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1760 वांडीवासी का युद्ध, पांडिचेरी, मद्रास और पांडिचेरी के मध्य होगा, बीच में कि युद्ध होगा। और हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी, है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुस्सी के सहयोग से बुलाया गया, जिसे आयरकूट अंग्रेजी, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रांस की तरफ से अधिकारी था बुस्सी और अंग्रेज की तरफ से था आयरकूट, द्वारा बंदी बना लिया गया। किसको? बुस्सी को। फ्रांसीसी को कैप्चर कर लिया गया, और किसने कैप्चर किया है, यानी जीत कौन रहा है? अंग्रेज। और वस्तुतः इस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों का समय का अंत हो गया, यानी फाइनली टोटली हरा दिया गया। वहां पर ये समझ आया है सेकंड वॉर में कि अगला राज कौन करेगा, ये एक अनुमान लगा है सटीक। दूसरा पर फाइनल डिसाइडिंग तौर पर किसने कर दिया है? तृतीय युद्ध में फाइनली हरा दिया है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग क्वेश्चन है, किससे निर्धारण होने की दिशा में काम होता है तो सेकंड में, और फाइनली किसने हटा दिया है तो वो थर्ड वाले में, ठीक है? परिणाम क्या हुआ? 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि हो जाएगी, ठीक है? वो देखो वहां झगड़ा हुआ, यहाँ पर क्लियर हो गया काम। पेरिस यानी फ्रांस में पेरिस की संधि। फ्रांस को क्या मिला? पांडिचेरी का चंद्रनगर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में भी रहेगा चंद्रनगर, काफी समय तक रहा। आदि प्रदेश लौटा दिए गए, और संधि के तहत फ्रांस भारत में सेना नहीं रख सकता। अब सोचो, अंग्रेज सेना रख सकता है पर फ्रांस नहीं रख सकता, वो कहां से जीतेगा?
फ्रांसीसियों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पे लगा दिया, ना कि अंग्रेजों को विरोध करने में। व्यापारी थे भाई, हटाओ यार लड़ना वड़ना छोड़ो, व्यापार करेंगे, ठीक है। फ्रांसीसी के असफलता के कारण क्या थे, देखो इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ जल्दी से, और ये पॉइंट फिर हम थोड़ा सा एंड करेंगे। ठीक, फ्रांसीसी के असफलता के कारण, यद्यपि फ्रांसीसियों के पास कुछ असाधारण रूप से कुशाल नेतृत्व था, यानी कि बहुत अच्छी लीडरशिप थी फ्रांसीसियों के पास, वे अपने नेता विशेष रूप से काउंट डी लाली की तरफ से की गई कुछ सामरिक भूलों यानी गलतियों के कारण पराजित हो गए। अन्य कारणों में फ्रांस के सम्राट का असंगठित नीति, फ्रांस का सम्राट अच्छा नहीं था, फ्रांसीसियों के लिए वाणिज्यिक प्रेरणा का अभाव, ठीक है, यानी कि इन लोग का जो कहने का मतलब है कि वाणिज्य कहने का मतलब होता है व्यापार, व्यापार के लिए थोड़ा सा उस लेवल पे मोटिवेशन नहीं था जिस लेवल पे अंग्रेजों में था कंपेयर करने। अंग्रेज सरकार का मजबूत समर्थन और उनके बेहतरीन वाणिज्यिक आधार शामिल थे जिन्होंने फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की विजय का मार्ग सुनिश्चित किया, ठीक है। आगे आने वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर ना पूरे यूरोपियंस में से अंग्रेजों ने एक तरफा जीत ले ली है, ठीक है। अब ना पूरा यूरोपियन से कोई कंपटीशन ही नहीं रहा, अब अंग्रेज ही पूरे भारत पे सर्वे सर्वा हो। लेकिन अब यहाँ पर अगला युद्ध किससे छिड़ेगा, भारत के नवाबों से, ठीक है। अभी तक नहीं नवाब की सपोर्ट से जीत रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर उनके यूरोपियंस थे, पर पूरे यूरोपियंस हट चुके हैं अब, और अब सीधे कौन बचे हैं, अंग्रेज बचे। अंग्रेज होंगे और वहां के अब मैसूर से लड़ेंगे, अंग्रेज होंगे अब हैदराबाद तो दोस्त है, मराठा से लड़ेंगे, अंग्रेज जो होंगे वो बंगाल के नवाब से लड़ेंगे, अंग्रेज जो होंगे मुगल बादशाह से लड़ेंगे। तो यहाँ से चीजें फ्रेम होना चालू होंगी, ठीक है। कल भी हम क्लास में करेंगे, तो कल देखते हैं, ठीक, चलिए।